आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास के लिए, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, ओल्ड बुक्स में जब बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाया जाता था तो इतना लेंथी नेम नहीं था। उसको हम लोग कैसे करते थे, सिर्फ क्या लिखा होता था उसकी जगह पे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक क्यूरियोसिटी बनाने के लिए कि बच्चे ये सोचना चाहें कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो ये अपने नंबर को इंक्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बनाने के लिए इस चैप्टर के नेम को लिखा गया है इस तरीके से, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, किसी भी चैप्टर को आप देखें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, सबसे पहली चीज एक डेफिनेशन उसके चैप्टर में छिपा होता है। किसी भी सब्जेक्ट को आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन। जब चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन तो एक और चीज आती है इसके साथ, वो क्या, फिर आपको रिप्रोडक्शन को डिफाइन भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसको डिफाइन करना पड़ता है। तो मैंने आपको क्या बोला, आपने आज तक ये चैप्टर कई जगहों पे किया होगा, लेकिन मैं आपको ये नए तरीके से करा रही हूँ। नए तरीके से बोलने का मतलब है कि सारी चीजें आपको मेरी क्लास में याद हो जाएंगी, और वर्ल्ड के किसी भी सैंपल पेपर को उठा के देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, क्योंकि पूरे डेप्थ में भी करेंगे हम लोग और मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी को भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन निकालते हैं हम लोग पहले। ठीक है, डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक ह्यूमन बीइंग बनाया। क्या बनाया, मैंने एक ह्यूमन बीइंग बनाया। ठीक है, अगर ये मेल है, मैं समझा रही हूँ, रफ वर्क है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए ये फीमेल है। ठीक है, बचपन से जो बच्चा जानता है रिप्रोडक्शन के बारे में, उसको एक ही बात आती है, वो क्या, कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो इंटरब्रीडिंग करने के बाद अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यस और नो, है ना, इतना ही जानते हैं ना आप। अगर मैं आपको यस मैम। बेसिक हाँ मैम। तरीके से बोलूं, यस मैम। हाँ, एक सिंपल सी बात है, हर बच्चे को, मतलब आजकल तो 6-7 के बच्चों को भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो है क्या, बच्चा इतना जरूर जानता है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर ए है, दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर बी है, और अगर ये एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक ऑफस्प्रिंग को अगर प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये ऑफस्प्रिंग इसके सिमिलर होगा, इसके सिमिलर होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, उसको भी लिखूंगी मैं आगे जाके। ठीक है, एक्सेप्शंस कैसे हैं, एक बहुत फनी सा एग्जांपल है इसका, बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं। आपको पता है कि हॉर्स और म्यूल की जब इंटरब्रीडिंग कराई जाती है, हॉर्स और डोंकी की, तो क्या प्रोड्यूस होता है, म्यूल प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, म्यूल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर हम इसको ए बोल रहे हैं, अगर इसको हम बी मान रहे हैं, और अगर हम इसको सी बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये हॉर्स और डोंकी सेम स्पीशीज के हैं क्या, सवाल ही नहीं उठता है। नहीं आप मैम। बोलेंगे नहीं, नो सवाल ही मैम। नहीं उठता। अगर आप किसी को बोलेंगे भी तो वो आपके ऊपर उल्टा हंसेगा, बोलेगा ये कौन सी नई बायोलॉजी पढ़ के आ गया, किस टीचर ने इसको सिखा दिया कि हॉर्स और डोंकी सेम स्पीशीज के। ऐसा तो है नहीं। लेकिन जब आप रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर रहे थे तो आपने बोला तो था, आपने तो यही डिफाइन किया है ना कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स व्हिच आर सिमिलर टू इटसेल्फ। मैंने क्या बोला, ये जो फेनोमेना है इससे हम लोग डेफिनेशन निकालेंगे, हम लोग नए तरीके से करेंगे आज की क्लास में इसको। ठीक है, रट्टा तो बहुत किया होगा आपने, उसको साइड में रख दीजिए। सारी चीजों को क्लास में याद भी करना है, सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रीजन है कि इस एग्जाम्पल को हम एक्सेप्शन के तौर पे आउट कर देते हैं, क्योंकि इसको अगर आप फिट करेंगे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है वो गलत हो जाएगी। तो इसको हम एक्सेप्शन में निकाल देते हैं। कहाँ निकाल देते हैं हम लोग इसको, क्योंकि ये फिट हो रहा है उसके ऊपर। गलती कहाँ हो रही है, जहां हम डेफिनेशन में लिख रहे हैं इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स विच आर सिमिलर टू इटसेल्फ, बट ये जो म्यूल है ये हॉर्स के सिमिलर नहीं है।
ये जो म्यूल है ये डोंकी के सिमिलर नहीं है, तो इसको क्या करते हैं हम एक्सेप्शन लिख के साइड कर देते हैं, ठीक है। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको याद कराया है उसको मैं फटाफट लिख देती हूँ। आपको बस ये कोशिश करना है कि आपको बिना देखे लिखना पड़े। मैंने एक बार रिपीट किया, उसको मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। तो डेफिनेशन के तौर पे आपने क्या सीखा है, और ये जो डेफिनेशन है अभी से लेके चाहे आप एमएससी करें, आप बायो के किसी भी सब्जेक्ट को उठा के एमएससी भी करेंगे तब भी यही डेफिनेशन होगी उसकी, ठीक है। ये कभी चेंज नहीं होगा। आपने क्या सीखा अभी अभी, आपने सीखा रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब ऑब्वियस है कैसा है, ये लाइफ साइंस से रिलेटेड है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस लिखेंगे। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा है ये, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। क्या होता है उसमें, इन विच any organism in which any organism produces offsprings। offsprings का मतलब उसके बच्चे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे टर्म क्या देते हैं, offsprings which are similar to itself। कैसे होते हैं वो, सिमिलर होते हैं, which are similar to itself। उसी की तरह कैसे होंगे ये, सिमिलर होंगे। अब चैप्टर को हम क्या करते हैं, एक छोटे से टर्म से आइसोलेट करते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। अब इस डेफिनेशन में जो डेंजरस है वो क्या है, सिमिलर टू इटसेल्फ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये सिमिलर टू इटसेल्फ जो लिखा हुआ है इसको देख के आपको एक शब्द बोलना है, जैसे हिंदी में करते थे ना, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, बच्चों से पूछा जाता है। आइडेंटिकल। नहीं, सिमिलर टू इटसेल्फ के लिए अगर एक वर्ड आपको देना हो, वो तो इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है। बायोलॉजी का अगर एक टर्म आपको बोलना हो तो क्या हो सकता है इसकी जगह पर, सेम स्पीशीज। हाँ वेरी गुड, यस। क्या हो जाएगा ये, सेम स्पीशीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, सेम सेम स्पीशीज हो स्पीशीज। जाएगा। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, हम यहाँ पे बता नहीं रहे, लेकिन अगर सिमिलर टू इटसेल्फ लिखा है इसका कतई ये मतलब नहीं है कि बस एक जैसे वो दिख रहे हैं, बस दिखने के बेसिस पे आप उसको क्या कीजिएगा, एक जैसा स्पीशीज मान लीजिएगा। अगर ऐसा होता तो बैट्स जो है, जो उड़ते हैं, चमगादड़ जिसको बोलते हैं हम लोग, जो बैट्स उड़ते हैं, हम तो उसको भी बर्ड की कैटेगरी में डाल देते, यस और नो, है ना। बट वो सेम स्पीशीज का तो है नहीं। तो सेम स्पीशीज के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, क्राइटेरिया निकालते हैं यहाँ से। जो सेम स्पीशीज जब हमें लिखना होता है तो यहाँ से क्राइटेरिया निकल के सामने आता है, किसके लिए, स्पीशीज के लिए। आगे जाके, अभी तो नहीं, आगे जाके जब इसके हायरार्की को आप देखेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इसके पहले आपने क्लास 9th पढ़ा है, ठीक है। तो क्लास 9th में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, बार बार आपने फाइलम टर्म सुना है, याद आया, आपने पढ़ा फाइलम पॉडीफेरा, जिसके अंदर स्पॉन्जेस पढ़ते थे आप, निडारिया, बहुत सारे आपने फाइलम पढ़े वहां पे, ठीक है। फिर आपने किंगडम सुना है बचपन से, छठी क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं आजकल, वो पढ़ते हैं कि किंगडम 5 होते हैं, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया। तो जब हम उस हायरार्की को लिखते हैं, मैं यहाँ पे एक रफ वर्क के तौर पे लिख देती हूँ, देखिए। जब हम उस हायरार्की को लिखते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं इसे, नीट तक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए उस हायरार्की को अगर हम यहाँ पे एज अ नोट लिखते हैं तो, ठीक है, सबसे टॉप लेवल की जो हायरार्की है, दैट इज किंगडम। किंगडम ओनली 5 होते हैं, ठीक है, दैट इज किंगडम। देन है आपके पास फाइलम, जो आपने 9th क्लास में बहुत सारे फाइलम्स की पढ़ाई करी थी। फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, स्लैश डाल के मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि डिवीजन किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है। फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स, ठीक है। देन है आपके पास क्लास, देन है आपके पास ऑर्डर, देन है आपके पास फैमिली, ये सुना है आपने इसके पहले। देन है आपके पास जीनस, देन है आपके पास स्पीशीज, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम एक पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे। क्या पॉइंट बनाते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं
कि इसमें से लोएस्ट लेवल ऑफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, आप किसका नाम बोलेंगे? स्पीशीज। ऑब्वियस है। हाँ बिल्कुल, मतलब किसी भी बच्चे को जब ये दिखाया जाए ना तो स्पीशीज ही उसके दिमाग में ये बात आएगी, क्या है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो ये तो ठीक है, ये क्या है बिल्कुल बॉटम में प्रेजेंट है, स्पीशीज को हमेशा नीचे लिखा जाता है। रीजन क्या है कि जैसे स्पीशीज तक आप आते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलैरिटीज का खजाना होता है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज उनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो स्पीशीज को बनाने के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लगाए गए कि भाई हम कैसे माने कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम स्पीशीज के हैं। पहला क्राइटेरिया, अगर दो ऑर्गेनिजम्स को आप बोलना चाहते हैं कि ये क्या है सेम स्पीशीज के हैं, तो उनको कैसा होना पड़ेगा, उनको इंटरब्रीडिंग होना पड़ेगा। मतलब इंटरब्रीड करके वो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑब्वियस है, इंटरब्रीडिंग होगा तो ऑर्गेनिजम्स तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म वहां प्रोड्यूस हो रहा है, ओल्ड पुरानी बुक्स में मिस्टेक क्या थी, गलती क्या थी, बहुत ओल्ड बुक्स जब आप निकाल के देखेंगे बहुत पुरानी बुक्स में, तो आपको एक चीज वहां पे नजर आएगी कि उसमें ये बात कहीं नहीं लिखी थी देयर ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। इसको कब ऐड किया गया है, जो मैंने आपको अभी हॉर्स और डोंकी वाला एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। उसके बाद जब ऑब्जेक्शन उठना स्टार्ट हुआ तो उसको ऐड किया गया, क्योंकि म्यूल जो है वो स्टेराइल होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे उसको, देयर ऑफस्प्रिंग, देयर ऑफस्प्रिंग, इसको ऑफस्प्रिंग कैसा होना चाहिए, देयर ऑफस्प्रिंग शुड बी, देयर ऑफस्प्रिंग शुड बी फर्टाइल। इसको बाद में ऐड किया गया, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने आपको ये सिखाया है, इससे आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इजिली, ये जो स्पीशीज आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, नजर आ ही रहा है आपको। तो इसको आपने देखा या सीखा अभी अभी कि ये क्या है आपके लिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्या हो जाएगा, स्पीशीज हो जाएगा, ठीक है। अब इस पेज पे क्वेश्चन सुन लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिप्रोडक्शन, ठीक है। Reproduction is a biological process in which any organism produces offsprings which are similar to itself. What is the meaning of similar to itself? Species. What are the criteria for being organisms of same species? तो पहला क्राइटेरिया यहाँ ये है कि उनको इंटरब्रीड करना पड़ेगा, दूसरा ये है कि उनके ऑफस्प्रिंग को गारंटी के साथ फर्टाइल होना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं तब क्या है, वो किंगडम है। ये भी आपको आगे की क्लासेस में भी क्या होगा, ये हमेशा ही काम देगा आपको, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और कई बार बच्चे कंप्लेन करते, कहते मैम हमें ना ये याद नहीं होता। ये सीरीज तो मास्टरपीस है, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक छोटा सा डेमो देती हूँ आपको, देखिए। इसकी जगह नहीं बदलनी है। जैसे आप 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करते हैं, ठीक है। आप जबरदस्ती बोले नहीं हम 96 के बाद 98 ही बोलेंगे, 97 होता ही नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। एग्जैक्टली उसी तरीके से इसकी सीरीज आप बदल नहीं सकते। किंगडम के बाद फाइलम ही होगा, फाइलम के बाद क्लास ही होगा, क्लास के बाद ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। तो अब करना क्या है, कैसे याद रखे इसको, तो मैं उसके लिए बच्चों को एक ट्रिक बताती हूँ। होता है ना कि कई बार इनिशियल्स याद होते हैं, लेटर याद होते हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसका पूरा कंप्लीट लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक के तौर पे मैं बच्चों को याद कराती हूँ, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। मतलब आपको अपने घर के पॉट कैसे रखने, क्लीन रखने, नहीं तो फैमिली सिक हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, बच्चों को ये सीरीज, और नीट के एग्जाम में जो बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं उनको क्या दिया जाता है कि किस ऑप्शन में जो सीरीज दिया गया है उसको राइट पोजिशनिंग के साथ प्लेस किया गया है। अगर आपको ये सीरीज याद रहेगी तभी तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर वहां पे इजिली कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस पेज में कोई डाउट नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है।
मैम आगे चले यस हम। मैम। चलिए, मैम एक डाउट है मैम। हाँ बोलिए बोलिए। मैं बोलूँ मैम? हाँ बोलिए। मैम मेरा डाउट है कि फाइलम और डिवीजन अलग अलग, मतलब प्लांट्स के लिए अलग नाम क्यों दिया, एनिमल्स के लिए अलग नाम क्यों दिया उस? इससे पता चलता है, रीजन ये है, एक रफ पेज ले रही हूँ मैं, देखिए। रीजन ये है कि अगर हम एक छोटा सा बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने दो वर्ड लिख रही हूँ, एक मैंने यहाँ पे ग्लाइकोजन लिखा है, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे स्टार्च लिखा है। नाम सुना है ना आपने दोनों का, यस और नो? हाँ नाम मैम। सुना है आपने? ग्लाइकोजन क्या है? व्हाट इज ग्लाइकोजन? देखिए मैं बताती हूँ। अगर आज के बाद से कोई आपसे पूछे व्हाट इज ग्लाइकोजन, तो आप बोलिएगा रिजर्व फूड इन एनिमल्स। आपकी बॉडी में रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन है। आप गुस्सा हुए, आपने बोला अब तो मैं 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो बाइक या स्कूटी या फोर व्हीलर वाली हालत तो है नहीं किसी ह्यूमन बीइंग की कि अगर उसने खाना खाना बंद कर दिया तो उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती, नहीं। वो तो चलता रहता है। रीजन ये है, उसकी बॉडी में जरूर कुछ ना कुछ रिजर्व के तौर पे होगा, दैट इज ग्लाइकोजन। यही टूट टूट के क्या करता है, ग्लूकोज देता रहता है। ग्लाइकोजन का भी मोनोमर ग्लूकोज है। क्या बोलने का मतलब है? ग्लूकोज को जब आप पॉलीमराइज कीजिएगा तो ग्लाइकोजन बनेगा। दूसरी बात, प्लांट्स में अगर इसको शौक है ग्लूकोज को जमा करके रखने का, तो इसका नाम स्टार्च हो जाता है। तो कहानी यहाँ पे ये बदल जाती है कि स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड इन प्लांट्स हो जाता है, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन था कि मैडम हम यहाँ पे फाइलम और डिवीजन अलग अलग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अगर कायदे से देखा जाए तो सबके लिए अलग अलग नाम उनको दे देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, काम चला लेते हैं। जैसे फाइलम और डिवीजन हम बस अलग अलग कर रहे हैं। जीनस है वो हम प्लांट्स में भी यूज करेंगे, एनिमल्स में भी यूज करेंगे। बायोलॉजिकल नेम है, जीनस नेम है, स्पीशीज नेम है, प्लांट्स में भी यूज करेंगे, एनिमल्स में भी यूज करेंगे। कैवलस लिनियस साहब का नाम आपने सुना है, जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। जिन्होंने ऐसा बोला, सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने अपने मन से एक बात बोली कि अगर मुझे प्लांट्स को वहां पे बनाना है तो मैं वहां पे डिवीजन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? डिवीजन लिखूंगा। तो जिसकी वजह से तब से आज तक कौन सी चीज चल रही है, प्लांट्स के लिए वहां पे डिवीजन लिखा जा रहा है, और एनिमल्स के लिए क्या लिखा जा रहा है वहां पे? फाइलम लिखा जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे एनिमल्स का रिजर्व फूड ग्लाइकोजन है और प्लांट्स का रिजर्व फूड स्टार्च है। अब क्लियर है? हाँ और कोई डाउट? अब क्लियर है बिल्कुल? हाँ मैम। हाँ मैम क्लियर चलिए, है। चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक देखिए, मैंने आपको क्या बोला था चैप्टर स्टार्ट करते के साथ कि आपने बहुत बार ये चैप्टर पढ़ा होगा, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स भरे पड़े हैं, हर जगह हर कोई ऑनलाइन पढ़ाई रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग अब इसको एक न्यू तरीके से करेंगे। एक जो आपको चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपने अपनी किताब में एक पैरा देखा है वेरिएशन के ऊपर, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको टर्म क्या मिला वहां पे? वेरिएशन मिला, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन का क्या मतलब होता है? अगर मैं लिटरल मीनिंग पूछूं इसके लिए आपसे, क्या होगा बताइए, सोचिए। वेरिएशन क्या मैम। होगा? वेरिएशन मतलब, मैम डिफरेंस इन जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखिए, उतना हाई लेवल पे जाना ही नहीं है। मैम एक अगर बदलाव हम देख, लाना किसी पर। हाँ ठीक है, चेंज, चेंज है, चेंज है, चेंज है, ठीक है। वेरिएशन का मतलब है डिफरेंस। वेरिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंस है, ठीक है। जब क्लास में बच्चे बैठे होते हैं ना, तो मैं कहती हूँ चलो तुम लोग बताओ वेरिएशन क्या होता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम पहले मिस्टेक तो सुन ले, बच्चे के दिमाग के कोने में डाउट कहाँ पे है, तभी तो हम सफाई करेंगे उसकी, है ना। तो जब आप बोल रहे हैं, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला कि जो हम जीन्स देख रहे हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के बाद जो चेंज आ रहा है, आपको उतना आगे जाना ही नहीं है। एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाती हूँ। ये आप हैं, ए लिख दिया मैंने आपको, ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। अगर जुड़वा भी हैं तो इनका फिंगरप्रिंट अलग अलग होगा, यस और नो? है ना?
इन हाँ केस हाँ, आपको ये बात पता नहीं होगी, ये बहुत हैरानी की बात है। आगे जाके हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, बस मैं आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अगर दो लोग ट्विंस होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, तो अगर उनका आपको डीएनए सैंपल मिलता है तो डीएनए सैंपल सेम होगा उनका। अगर वो जाइगोटिक, ट्विंस भी दो तरह के होते हैं, बाद में डिस्कशन करेंगे। अगर वो जाइगोटिक ट्विंस है, अगर वो क्या है, जाइगोटिक ट्विंस हैं, तो उनका डीएनए सेम होगा, क्योंकि एक ही जाइगोट के टूटने से वो दो बच्चे बने हैं, ठीक है। लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। उसको भी हम लोग वेरिएशन बोलेंगे इन केस ऑफ बायोलॉजी। आपको मैंने क्या बोला, आपको उतना हाई लेवल पे उतना आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। आपको कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बिल्कुल शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर करना है। क्रिस्टल क्लियर करने का क्या मतलब, आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेरिएशन, आपको सिंपल से एक बात समझानी है आपको, डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। एक छोटा सा पिन पॉइंट मात्र भी कोई डिफरेंस जो कि एक ही स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होता है, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल, अब क्लियर है, ठीक है। हाँ भाई। तो हाँ, बस एक छोटी सी बात है, अब ऑब्वियस है भाई वेरिएशन। अब एक अपना कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। जब एक, मैंने क्या बोला, डिफरेंसेस अमंग द, पहले मैं लिख देती हूँ, उसका डिस्कस करती हूँ। अगर हम वेरिएशन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंसेस differences among the individuals, differences among the individuals of the same species, of the same species। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग क्लास 10th में हैं, बच्चे आते हैं नीट की तैयारी करने, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहती हूँ मुझे वेरिएशन की डेफिनेशन लिख के दिखा दो, आगे मैं स्टार्ट करती हूँ नीट की तैयारी, ठीक है। बच्चे क्या क्या लिखते हैं सुन लीजिए। वेरिएशन इन पॉपुलेशन, variation in community, variation in same species, variation between different species, सब गलत है। बच्चा यहाँ तक भी लिखता है कि अगर एक स्पीशीज है, एक स्पीशीज अगर ए है, एक स्पीशीज अगर हमने सारे टाइगर की स्पीशीज ले ली है, और एक अगर हमने यहाँ पे सारे किसकी स्पीशीज ले ली है, ह्यूमन की स्पीशीज ले ली है, तो उसको भी हम वेरिएशन, वही बच्चे जब इसको वेरिएशन बोलेंगे, फिर बायोडाइवर्सिटी क्या है, जब दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में डिफरेंस होता है, इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। दोनों लिख देती हूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये खासियत किसकी है, तो इसका मतलब है कि वेरिएशन जो है ये अपने आप में काफी स्पेशल और यूनिक है, जिसकी वजह से वेरिएशन जो है आपको अलग से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एक नोट के तौर पे आप लोग रखेंगे इसको, बायोडाइवर्सिटी को, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि पूरी दुनिया में दो ही स्पेशल मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के। एक एज अ नोट पॉइंट आप लोग बायोडाइवर्सिटी को भी, क्योंकि वेरिएशन और बायोडाइवर्सिटी में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। जैसे भी मैंने आपको छोटा सा, हो सकता है आप में से भी कई ऐसे बच्चे हों जिनके दिमाग में ये बात होगी, अच्छा मेरे बीच में और जो टाइगर के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी वेरिएशन बोलेंगे। नो, दैट इज नॉट वेरिएशन, वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, शॉर्टेस्ट मैं बोलूंगी, सबसे छोटा, इससे छोटा आप कुछ लिख ही नहीं सकते, वैरायटी ऑफ स्पीशीज, बस फिनिश। क्या होगा इससे छोटा बताइए। तो आप जो स्पीशीज की वैरायटीज वहां पे देख रहे हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर वापस मैं वही बात बोलूंगी कि इसके पहले भी आपने पढ़ा है, छोटी क्लासेस से ही बच्चे पढ़ते हैं। चलो डिफरेंशिएट करो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस क्या है ना। तो वो भी सारे बच्चे सेम ही लिखते हैं, बस उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने का नजरिया बदलेंगे, जिसकी वजह से मैंने आपको पहले ही वेरिएशन भी सिखा दिया कि वेरिएशन क्या होता है, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को अगर आप बोल रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रिप्रोडक्शन के दो मोड्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जब हम रिप्रोडक्शन के टू मोड्स के बारे में
डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्शन के दो मोड्स हैं, विच आर, फर्स्ट वन इज asexual reproduction, asexual reproduction, and second is sexual reproduction. सेकेंड क्या है यहाँ पे आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता नहीं चलेगा, बहुत स्मूथली डिस्कशन करते करते बहुत स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे, आपका चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पहला क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन, why the organisms which opt asexual reproduction are only used in case of biotechnology। हिंदी में मैं क्वेश्चन समझा दूं, हम लोग सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों करते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मेरी बात समझ आई आपको, ठीक है? मैम फिर से बोल दीजिए। देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम बायोटेक्नोलॉजी का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज कीजिए इंसुलिन बनाना है, डायबिटीज के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस की बहुत मारामारी है मार्केट में। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जब बायोटेक्नोलॉजी का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग भी किसी ऑर्गेनिज्म को उठा सकते थे, बट हम इनको नहीं उठाते, हम सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते, क्यों? बस यही पूछा मैंने। आप समझ मैम आया बिकॉज क्वेश्चन? दे आर जेनेटिकली सिमिलर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखिए, दे आर इज, हाँ बोलिए। मैम मैं कह रहा था कि दे आर इजियर टू मल्टीप्लाई नंबर। देखिए, जहां पे नंबर के मल्टीप्लिकेशन की बात आती है ना, वो इसका रीजन है ही नहीं। मैं आपको एक छोटी सी वजह समझाती हूँ। देखिए, ठीक है, बहुत हद तक सही है। मैंने आपको ये पेपर दिया, ये पेपर है A4 साइज का, मैंने इस पे नोट्स लिख के आपको दिया, मैंने बोला इसको जाके आपको शॉप में जेरोक्स कराना है। कैसा पेपर दिया मैंने आपको? मैंने आपको 50 क्वेश्चंस लिख के दिए हैं और मैंने बोला इसमें से 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आप गए जेरोक्स वाले शॉप पे, फोटोकॉपी की दुकान पे आप गए। जब आप जेरोक्स के शॉप पे गए, उसने आपको क्या बोला, भाई मैं जेरोक्स तो कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि बीच में से ना बहुत सारे जो लेटर्स हैं वो मिस हो जाएं, गायब हो जाएं, या वहां से लाइंस मिस हो जाए, मेरे फोटोकॉपी की मशीन खराब है, हो सकता है हाफ पेज ब्लैक हो जाए। आप कराइएगा उसके पास जेरोक्स, कराइएगा? नहीं कराइएगा। नहीं मैम। हाँ मैम। बोलिएगा मुझे फेल थोड़ी होना है जो मैं इसके पास जेरोक्स कराऊं, है या नहीं, है ना? आप बोलेंगे हाँ नहीं मैम। नहीं आप रहने दो, हम दूसरी शॉप ढूंढ लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरीके से छोटी सी वजह क्या है, मैं एक मास्टरपीस लाइन लिखूंगी। जो क्वेश्चन मैंने पूछा, ये कब पूछा जाता है, जब आप चाहेंगे कि भाई हमें ना बहुत बढ़िया स्कूल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जो अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, बच्चों से यही छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो आप सैंपल पेपर वगैरह में जो आप क्वेश्चंस देखेंगे, जब इस चैप्टर को मैं ओवर कराती हूँ, बीच बीच में भी मैं जो बोलती जा रही हूँ, आपको सारे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल फनी से दिखेंगे जब आप ये पूरा चैप्टर कर लेंगे। समझने के बाद बिल्कुल अच्छे तरीके से, फिर आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे लिखेंगे, अरे ये क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। तो एक लाइन है सिर्फ यहाँ पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या ऐसे कर देती हूं मैं, asexually reproducing, asexually reproducing organisms, asexually reproducing organisms preserve genetic information। अब ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वाई तो भी देख लीजिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम बाइनरी फिजन इन अमीबा का एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा, तो जब एक अमीबा क्या करता है,
अपने आप को डिवाइड करके 2 अमीबा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो दोनों अमीबा हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे? आप बोलेंगे भाई सिमिलर होंगे। अगर हाँ नहीं मैम। समझ आए, जैसे कई बार बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि मैम हमें इसको समझने में दिक्कत आ रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ना एक छोटा सा एग्जांपल याद रखिए। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, ठीक है, जो गार्डिंग करने के लिए वहां पे टीचर आए, उन्होंने बोला देखो अब एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को परमिशन नहीं मिलेगी किसी से कुछ भी शेयर करने की। आप किसी से पेंसिल नहीं ले सकते, इरेजर नहीं ले सकते, शार्पनर नहीं ले सकते। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट के पास क्या है, इरेजर है, ठीक है, आपने उसको बोला भाई ऐसा करना, इसको ना हाफ करके मुझे दे देना, ठीक है, उसने क्या किया, उसका हाफ करके आपको दे दिया, ठीक है, थोड़ा ब्लड है बट ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना, आपको नजर आ रहा है, मुझे लिखे हुए से कोई मतलब नहीं है, बस एक छोटा सा इमेज दिखाना था। यस मैम। तो अब अगर जो आपने वहां पे जो इरेजर था आपके पास, तो आपने उसका जो क्या किया था, 2 पीस किया था, ठीक है, तो क्या वो 2 पीसेस जो है वो, अगर हम उसके स्ट्रक्चर वाइज देखें या उसके कंपोनेंट वाइज देखें, तो क्या वो अलग है क्या वहां पे? नहीं, दोनों सेम है। नहीं दोनों मैम। क्या है वहां पे? हाँ बिल्कुल सेम है, दोनों क्या है वहां पे? सेम है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब हम लोग बाइनरी फिजन देखते हैं, हालांकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मोड होते हैं, फटाफट उसको हम लोग रिकॉल करेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। देखिए, तो यहाँ पे क्या है जो मैं बोल रही हूँ आपको, अगर ये एक अमीबा है, ये पेरेंट है, ये क्या है, ये पेरेंट है, आपको भी पता है कि ये क्या है, पेरेंट है, ठीक है, क्या करना है इसको, बाइनरी मीन्स होता है 2 और फ्यूजन मीन्स होता है टूटना, ब्रेक डाउन। कई बार होता है कि बच्चे गलती से फ्यूजन को फ्यूजन लिख देते हैं, बच्चे ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। फ्यूजन मीन्स होता है जुड़ना और फ्यूजन मीन्स होता है टूटना। तो आपको फ्यूजन कभी नहीं लिखना, गलती से भी फ्यूजन लिखना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, पेरेंट अमीबा है और ये इसके ये ऑफस्प्रिंग्स बने, डॉटर अमीबा बने। यहाँ पे बोला भी जा रहा है ये मदर अमीबा है, ये डॉटर अमीबा है, कुछ भी बोलिए, ठीक है, पेरेंट है उसके यहाँ पे डॉटर अमीबा है, ठीक है। तो जेनेटिकली ये जो पेरेंट है एग्जैक्टली वही तो ये दोनों भी है, यस और नो, ठीक है। तो आपने बोला कि अगर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तो गारंटी है कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करेगा। क्या करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने का काम करेगा, जो कि यहाँ पे आपको इस डायग्राम से भी इजिली क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात, हाँ मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे बना सकती हूँ, जैसे एग्जाम्पलर क्वेश्चन के तौर पे, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, विच मोड, बच्चे बोलेंगे मैडम ये तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन दिख रहा है, वैसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, आप पढ़ते क्यों है? क्वेश्चंस करने के लिए, है ना। विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आंसर पता है आपको, है ना, मैम प्रिजर्व एसेक्सुअल जेनेटिक, मैम। हाँ वेरी गुड, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये आपका आंसर क्या है यहाँ पे, दैट इज asexual reproduction, asexual reproduction। अब देखिए, अगर हम जो आपने सीखा है, अगर हम उस टर्म को उल्टा कर दें यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को इस तरीके से कर दूं, गिव अ टर्म फॉर डिफरेंसेस, फॉर differences among the differences among the individuals, differences among the individuals of the same species, आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर इसका?
गिव अ टर्म मैम फॉर वेरिएशन 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 वेरी गुड। बस तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, समझ आया आपको, है ना। ये क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएशन हो गया। अगर मैं क्वेश्चन उल्टा कर दूं, गिव अ टर्म फॉर वैरायटी ऑफ स्पीशीज, तो बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा यहाँ पे। हाँ तो, और जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन, क्या असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वेरिएशन शो कर सकते हैं, यस और नो, नहीं कर सकते। ठीक है, ये सवाल ही नहीं उठता कि आप ऐसे ऑर्गेनिज्म से उम्मीद करें कि ये वेरिएशन कैसे शो करेगा बेचारा। इसी के तो पीसेस करके, इसी के टुकड़े करके आपने दो ऑर्गेनिज्म बना दिए यहाँ पे। ठीक है, तो जेनेटिकली मैम जब सिमिलर है, ठीक है, तो इसके पास असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के पास कोई चांस ही नहीं है कि क्या शो करे, ये वेरिएशन कभी भी शो नहीं कर सकता। ये सब हम लोग डिफरेंस के टेबल में लिख लेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ हेलो पे क्या मैम। करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। कोई मैम स्टूडेंट मेरा पूछे, एक डाउट है उससे। हाँ बोलिए। मैम वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कभी भी डाउट नहीं हो सकता है, मतलब वेरिएशन नहीं हो सकता है, या फिर नहीं बहुत कभी नहीं, बार कभी नहीं रिप्रोड्यूस? होता। हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर है तो उसमें कभी वेरिएशन नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके मैम। वेरिएशन हम लोग यहाँ पे जेनेटिक्स के पर्पज से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, जेनेटिक्स के पर्पज से लिख रहे हैं। जेनेटिकली वो सिमिलर होंगे, ये उसका कॉपीराइटेड फीचर है। ठीक है, और कोई डाउट, नो मैम। और कोई डाउट, हाँ और कोई डाउट हो पूछते जाइएगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको भी बता रही हूँ, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, वहां पे ऑटोमेटिकली बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट तो होगी होगी, गारंटी है इस चीज की। एक क्या है, मेल पेरेंट है, और एक क्या है, फीमेल पेरेंट है। ठीक है, मेल पेरेंट के पास इसके अपने 100% फीचर्स रिजर्व हैं, फीमेल पेरेंट के पास इसके अपने 100% फीचर्स रिजर्व हैं। फिर दिक्कत कहाँ आई, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब ये गेमिटोजेनेसिस करते हैं। क्या करते हैं ये, गेमिटोजेनेसिस करते हैं। इसी में आगे सिखाऊंगी मैं आपको गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस, गेमिट का मतलब होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, गेमिट्स पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम लोग उसको गेमीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेमीट बोलते हैं। और क्रिस्टल क्लियर कब होगा, जब मैं एग्जैक्ट टर्म दूंगी इसके लिए। मेल क्या प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब समझ आया होगा आपको, मेल क्या करेंगे, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेंगे, और फीमेल का काम क्या है, ओवम को प्रोड्यूस, यस ओवम को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये गेमिटोजेनेसिस है। ये क्या है, ये गेमिटोजेनेसिस है। ये भी क्या है, ये फीमेल में गेमिटोजेनेसिस है। ये क्या है, फीमेल में गेमिटोजेनेसिस है। दिक्कत क्या हुई, गेमिटोजेनेसिस ने क्या किया, जो 100% फीचर वहां रिजर्व था, स्पर्म जो है वो 50% कैरी करेगा, और ओवम का काम भी है इसको 50% कैरी करना है। ठीक है, इतने स्मार्टनेस के साथ होता है कि ये 50% का 49 नहीं हो सकता, 51 नहीं हो सकता, और यहाँ भी 49 नहीं हो सकता, 51 नहीं हो सकता, 55 ऐसा नहीं होगा। अच्छा भाई ठीक है, चलो थोड़ी दिक्कत है, मैं 45% कर लेता हूँ, तुम 55% कर लेना, नेवर, कभी नहीं। जब भी होगा बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम्स का। तो उसको मैं अभी साधारण तरीके से जीरो लेवल पे समझाने के लिए मैं आपको परसेंट परसेंट लिख के दे रही हूँ, सबसे सिंपल तरीका है इसको समझने का। ठीक है, बचा क्या, आगे कौन सा प्रोसेस बच रहा है, तो नेक्स्ट जो फेनोमेना यहाँ पे आपके पास बच रहा है, वो एक ही काम बचता है कि इस स्पर्म को और इस ओवम को फ्यूज कराया जाए। क्या कराया जाए, इसका फ्यूजन कराया जाए। ठीक है,
तो स्पर्म को जब ओवम के साथ फ्यूज कराया जाता है, ठीक है, दैट फेनोमेना इज फ्यूजन। और जब फ्यूजन हो रहा है तो उसको आप टर्म क्या देते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या टर्म देते हैं आप? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सिनेरियो चेंज होता है वो ऐसा चेंज होता है कि यहाँ पे एक जाइगोट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? ZYGOTE, जाइगोट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। जाइगोट जो है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है मेरे पास भी 100% फीचर्स हैं, लेकिन मेल और फीमेल में से कोई भी ये नहीं बोल सकता कि कंप्लीट मेरे 100% फीचर गए हैं। नेवर, कभी नहीं होगा ऐसा। ये मेल भी नहीं बोल सकता, फीमेल भी नहीं बोल सकती, मेल भी नहीं बोल सकता, दोनों में से कोई भी नहीं बोल सकते हैं कि मेरे 100% फीचर्स गए हैं। इस जाइगोट ने 50% फीचर किधर से लिया है? मेल साइड से लिया है। 50% फीचर कहां से लिया है? ये आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे, फीमेल से लिया है। तो कई टीचर्स बच्चों को नोटबुक में ऐसा लिखवाते हैं, समझने का फर्क है। मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र बता दिया। जैसे वेरिएशन की डेफिनेशन के तौर पे आपने लिखा डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। एक बात बताइए, ये जाइगोट है, ये आगे जाके जिस ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होगा तो क्या इसके जो पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट स्पीशीज के हो जाएंगे? क्या नहीं। तो कई बार टीचर्स बच्चों को नोटबुक में लिखवाते हैं कि जो एक पेरेंट और बच्चे के बीच में जो जीन में डिफरेंसेस होते हैं उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। भाई होगा ही, आपका दोस्त है, आपके और उसके जीन में डिफरेंस है, वेरिएशन है। आपके सिबलिंग्स हैं, भाई बहन जो हैं, उनके जीन्स में डिफरेंस है, वेरिएशन है। आप हैं, आपकी क्लास में कोई टीचर है, उसके जीन में, तो होगा ही होगा। तो आपने क्या किया है, जो कहते हैं 100 बात की एक बात, आपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अब लिखते रहिए, आपको जिसके साथ लिखने का मन है। आपको लिखने का मन है, जैसे अभी बच्चे ने डिफाइन किया कि जो जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, 100 जनरेशन में कर लीजिए, लेकिन गारंटी वहां पे क्या होनी चाहिए कि वो दोनों कैसे हों? सेम स्पीशीज के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम स्पीशीज के होने चाहिए। तो मैंने आपको 100 बात की एक बात क्या बताई कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो वेरिएशन का जो कॉपीराइट है, इस वेरिएशन का जो कॉपीराइट है किसके पास है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास। तो जैसे अभी आपको डाउट हो रहा था कि क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी वेरिएशन नहीं हो सकता? कभी नहीं हो सकता। इसी वजह से उसको कॉन्फिडेंस के साथ सारे रिसर्चर्स क्या करते हैं, अपने बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का कभी भी इस्तेमाल हम बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में नहीं करते। क्यों करेंगे? अगर आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या? उसकी वजह से आपने जो चेंजेस कराए तो ये वेरिएशन करने के बाद क्या करेगा? उसको चेंज कर देगा। आप क्या कीजिएगा फिर? तो जिसकी वजह से हम लोग हमेशा क्या करते हैं? असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एडवांसमेंट की बारी आती है, किसकी बारी आती है? एडवांसमेंट की बारी आती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपैरेटिवली एडवांस माना जाता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आप देख रहे थे, इसमें हमें दूसरे पेरेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स आर रिक्वायर्ड। हमें चाहिए गारंटी है यहाँ पे क्या चाहिए? हमें 2 डिफरेंट टाइप के गेमेट चाहिए। ठीक है, कई जगह पे कई किताबों में लिखा होता है 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। क्या चाहिए? 2 पेरेंट चाहिए। क्या चाहिए? 2 पेरेंट चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो मोटे तौर पे अभी आपको इतनी बात तो समझ आ रही है कि भाई हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे समझ रहे हैं, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है आपको ह्यूमन का, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, छोटा सा, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जैसे मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे तो वहां पे कभी भी नहीं लिखेंगे 2 पेरेंट रिक्वायर्ड, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड। उसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ। एक ऐसा फ्लावर होता है जिसके कुछ पार्ट्स सॉइल के अंदर दबे होते हैं। एक मैं आपको एक्सेप्शन का केस बता रही हूँ। देखिए क्यों नहीं लिखा जाता है।
आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगी भाई, अब सिखाऊंगी तो उसका तो आप मेरे से रीजन मांगिएगा कि भाई हमारे टीचर ने तो ऐसे बताया, आप हमें मना क्यों कर रही हैं, तो रीजन भी मैं सिखा देती हूँ आपको। लगे, हाँ देखिए, आगे जाके बहुत हायर लेवल पे जब आप एग्जाम्स दीजिएगा तब जाके क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से, और अभी भी बहुत सारी चीजें इससे क्लियर होंगी आपके। बेसिक तौर पे अगर हम बात करें, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपने किए हैं, कुछ कॉन्फिडेंस आप में भी आ ही रहा होगा। देखिए, वर्ड पे मत जाइए, टर्म पे मत जाइए, बस कहानी सुनिए। एक ये पौधा है, एक प्लांट है जो लगाया मैंने यहाँ पे, मतलब दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सॉइल सरफेस है, मिट्टी का सतह है ये। आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ नीचे जो ये बंद है ना, ये बेचारा फ्लावर है। क्या है ये? फ्लावर है, ठीक है। ये हमेशा जिंदगी भर बंद रहता है, इसकी वजह से इसको क्लिस्टोगेमस बोला जाता है, ठीक है। तो बंद होने की वजह से क्या होता है, और ये दूसरी बात यहाँ पे क्या है, इसके खुद के भीतर मेल गेमेट भी बनता है और फीमेल गेमेट भी बनता है, और दोनों खुद ही यहाँ पे फर्टिलाइज भी कर जाते हैं। तो अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर कोई बच्चा लिख रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उसको दो अलग अलग पार्टनर चाहिए, यहाँ है क्या दो पार्टनर? इस नो पौधे मैम। को नहीं दिख रहा ना? तो आज के बाद से आप ये छोटी सी कहानी याद रख के हमेशा याद रखेंगे कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को लिखेंगे, हम लोग ये जरूर लिखेंगे, उसमें नो डाउट कि हम लिखेंगे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स। वाई डिफरेंट? डिफरेंट इसलिए भाई, दो स्पर्म भी दे दीजिएगा तब भी काम नहीं चलेगा, दो ओवम भी ऐड होगा तब भी काम नहीं चलेगा। तो हमें वहां पे लिखना पड़ता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? दो डिफरेंट टाइप के गेमेट्स बिल्कुल चाहिए, श्योरिटी के साथ चाहिए वहां पे, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने जो अभी तक इतनी आपको कहानी सुनाई, ठीक है, इसके बेसिस पे अब मैं बच्चों को सिखाती हूँ। हाँ, पहले एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा, ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके सैंपल पेपर में, आप देखिएगा आपको दिख जाएगा। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैमेटोजेनेसिस, अगर आपसे पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डू यू अंडरस्टैंड बाय गैमेटोजेनेसिस, बाय गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब साइंस में अगर किसी चीज के साथ जेनेसिस लगाया जाए, ये जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस या फॉर्मेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम गैमेटोजेनेसिस लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे लिख देना है वैसी घटना जिसमें गेमेट्स बनते हैं। द प्रोसेस और फेनोमेना, द प्रोसेस और फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन, द प्रोसेस और फेनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। क्लियर है बिल्कुल? आप सीख गए कि क्या होता है ये जब गेमेट्स बनते हैं। अब आप बोलेंगे आपने ये तो लिखवा दिया, हमें यही नहीं पता गेमेट क्या होता है। चलिए वो भी कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट आर गेमेट्स, व्हाट आर गेमेट्स, व्हाट आर गेमेट्स। तो गेमेट्स वो हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। गेमेट्स डायरेक्टली, इसका कोई इनडायरेक्ट रोल नहीं है। गेमेट्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट, gametes directly participate in reproduction। आप और अच्छा लिखना चाहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लीजिए, पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको और क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं आप अपने एग्जामिनर के लिए, और बढ़िया करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेल गेमेट, मेल गेमेट जो है वो क्या है? स्पर्म है।
मिलियंस के नंबर में प्रोड्यूस होते हैं ये स्पर्म्स। और फीमेल गेमेट है ओवम, फीमेल गेमेट जो है ओवम। हो गया बस, ये हो गया ओवम। अब हम लोग डिफरेंस वाला टेबल देखते हैं। चलिए हो गया ये। क्वेश्चन आंसर के पेज में कोई डाउट नहीं, किसी को क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। यस मैम प्लीज। चलिए यस मैम। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस को भी हम लोग नए तरीके से देखेंगे। ये आपके बोनस के तौर पे है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ये मैंने आपको इससे छोटी सी बात समझाई थी। क्यों हम अब डेफिनेशन में, जैसे आप बचपन में लिखते थे ना, 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, सारे बच्चे लिखते हैं बचपन में। जब बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो वो लिखता है ऐसी बात को कि उसको क्या चाहिए, 2 पेरेंट्स चाहिए। लेकिन अगर बच्चे को ये समझ आ जाती है कि नहीं, आगे जाके कहानी और सिनेरियो चेंज होने वाला है, हमें कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलेगी जहां पे दूसरा पार्टनर ना भी हो, सिर्फ क्या हो, एक प्लांट भी हो, तो वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन asexual reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction and sexual reproduction। ठीक है, सबसे पहली बात, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये खासियत है, इसको जब हम देखते हैं, डिफरेंस का ये मतलब है कि दोनों ऑपोजिट पॉइंट लिखे जाते हैं वहां पे। हम यहाँ जो लिखना चाह रहे हैं उसका ठीक ऑपोजिट पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, दूसरे साइड लिखते हैं। आपको जब क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा, जब आपको रिटन एग्जाम देना है, तो अगर आपको क्वेश्चन बोला गया डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप इसको लेफ्ट में लिखिएगा और इसको राइट में लिखिएगा। जिसको पहले पूछा जाता है उसको लेफ्ट साइड दिया जाता है, और जिसको बाद में पूछा जाता है उसको राइट साइड दिया जाता है। रीजन ये है, कॉपी चेकिंग के टाइम में एग्जामिनर्स के हाथ में एक मार्किंग स्कीम होती है। कई बार ये होता है कि जल्दबाजी में वो मार्किंग स्कीम को देख के चेक कर रहे होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ आपका क्रॉस हो जाए गलती से। तो आपको करना क्या है, जो चीजें पहले पूछी गई हैं उसको लेफ्ट साइड देना है। अभी मैंने कोई क्वेश्चन तो लिखा नहीं है, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, तो बहुत बेसिक सी बात है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा मोड है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द मोड ऑफ reproduction, the mode of reproduction in which only one organism is capable to produce its progenies। प्रोजेनीज का मतलब जो बच्चे हैं ना, अब जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो कि क्या करते हैं, बहुत ह्यूज नंबर में प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए, सिंगल पेरेंट चाहिए। मैं यहाँ पे ओनली वन ऑर्गेनिज्म जो लिख रही हूँ, इसकी जगह पे आप सिंगल पेरेंट भी, कुल मिला के बोलने की बात ये है कि आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ बातों को समझना है, आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसका उल्टा पॉइंट क्या बनता है भाई, यहाँ तो हमने लिख दिया कि ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज केपेबल टू प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी। ठीक है, अब एक और बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गेमेट। ज्यादा लेक्चर हम लिख नहीं रहे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गारंटी के साथ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 2 different types of gametes, that is one male gamete, and another
फीमेल गेमेट, फीमेल gamete is required for, यहाँ पे गेमेट्स लिखा है मैंने, आर कर देती हूँ बीच में, गेमेट्स आर, फीमेल गेमेट आर required for formation of its offsprings। इसको अपने ऑफस्प्रिंग्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 गेमेट चाहिए चाहिए। एक और चीज होता है ना कि कई बार हम डिफरेंस लिखते हैं तो हमारे पॉइंट्स और क्रिस्टल क्लियर होते हैं, ठीक है। अब आपने यहां पे देखा फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट। यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या देखा कि प्रोड्यूस्ड organisms are similar, produced organisms are similar to its parent। थोड़ा हैंग कर रहा है ये, और similar to its parent। कुल मिला के क्या बोल सकते हैं, विद इन ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिख दिया जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली कैसे होंगे ये, सिमिलर होंगे। सो बात की एक बात, जेनेटिकली सिमिलर में ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में। देन क्या है यहाँ पे, जो प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनेंगे, प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग जो हैं, डिसिमिलर टू देयर पेरेंट, वो अपने पेरेंट के क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे। यहाँ लिख लीजिए, इसका ठीक अपोजिट लिख रहे हैं हम लोग, प्रोड्यूस्ड organisms are dissimilar, सिमिलर का उल्टा डिसिमिलर होता है, अपोजिट इसका, are dissimilar to its पेरेंट्स। यहाँ मैंने सिर्फ पेरेंट लिखा है, एक ही तो चाहिए था इस बेचारे को, है ना। और यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल दोनों चाहिए, तो पेरेंट्स कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो गया इसका मतलब, जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे। कैसे होंगे, जेनेटिकली डिसिमिलर। आप बोलेंगे अच्छा ये तो हमने बुक में ऑलरेडी देख रखा है, ये कैसे है, ये जेनेटिकली डिसिमिलर है, ठीक है, हो गया, बस स्टोरी ओवर। अब आगे चल रहे हैं हम कुछ डिफरेंसेस की तरफ, ठीक है, क्योंकि तीसरा डिफरेंस जो है ना वो इसके साथ कंसर्न करता है, तो मैं यहाँ नीचे लिखती हूँ उसको, छोटा सा है, ठीक है। देखिए एक बात बताइए, जब जेनेटिकली सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में से क्लोन्स का फॉर्मेशन किस में होगा, तो ऑब्वियस है कि आप यहाँ पे सीधा आंसर कीजिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आपको मैंने इतनी कहानी सुनाई, अभी तक आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी, बैठ गई होगी कि यहाँ पे असेक्सुअली जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखते हैं। दिखना तो खैर सेक्सुअल में भी कभी कभी गलती से हो जाता है, बोलने का मतलब ये है जेनेटिकली क्या होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे एक पॉइंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट निकल के सामने आता है, क्लोन्स आर फॉर्म्ड। क्लोन्स जब भी बनेंगे तो किस केस में बनते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोन्स आर फॉर्म्ड, यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। अगर कोई बच्चा लिख दे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बन रहे हैं, भाई वो बेवकूफी है। हाँ, कुछ आगे जाके जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी आपको हायर क्लासेस में, वहां पे जब क्लोन की बात आएगी तो हम लोग, जैसे एक डॉली शिप, पहला शिप बनाया गया था इंडिया में, पता है आपको, ठीक है, ज्यादा दिन तक वो सर्वाइव नहीं कर पाई। उसके केस में हम क्लोन्स क्यों बोल रहे हैं या फिर हम लोग बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी अगर टेक्निकली हम बात करें असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ क्लोन फॉर्मेशन होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड,
ध्यान लिख लीजिए, क्लोज और नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पे क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आपको आसान सा है, याद भी हो गया होगा, साथ के साथ लगे हाथ। आगे मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ कुछ और डिफरेंसेस को लेके। चलिए, तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे थे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तो बाकी है बहुत सारे, ये तो ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग अभी कर रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन asexual reproduction and sexual reproduction. Sexual reproduction. अब तब से मैंने कई बार पूछ लिया, अब नहीं पूछूंगी, नहीं तो आप बोलेंगे कि मैडम ने बोर कर दिया कि क्वेश्चन बार बार पूछ के। आपने तब से बहुत बार आंसर कर लिया कि वेरिएशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, असेक्सुअल में नहीं होगा। ठीक है, पता है आपको। तो जब यहाँ पे वेरिएशन की बात आएगी, हम लोग फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं, 3 हमने पहले तक लिख रखा है, ये देखिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जब आप वेरिएशन पे आते हैं, किस पे आते हैं, वेरिएशन पे आते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में यहाँ पे आप लिखेंगे वेरिएशन अकर्स, क्योंकि आपने यहाँ पे सीखा है, आपने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, बैक पेज पे भी लिखा है आपने पहले ही सीखा था कि ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जेनेटिकली डिसिमिलर प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं ये, जेनेटिकली डिसिमिलर। तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पहले ही बोला ये कार्बन कॉपी बना के दे रहे हैं, जेरोक्स कॉपी बना के दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो हम लिख ही नहीं सकते कि क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशन होगा, सवाल ही नहीं उठ रहा। और मैंने आपको गारंटी के साथ बताया, जैसे एक बच्चे को डाउट था तो मैंने आपको बोला कि कॉपीराइटेड फीचर है कि ये कभी वेरिएशन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन कभी नहीं होगा। यहाँ लिखिए वेरिएशन नेवर अकर्स, कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, रीजन क्या है भाई, जेनेटिकली सिमिलर बन रहे हैं तो कैसे कर लेंगे वेरिएशन, ये कैसे बन रहा है, ये जेनेटिकली सिमिलर बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, ये जेनेटिकली सिमिलर बन रहा है। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन आंसर का पेज बनाया था जिसपे आप ये क्वेश्चंस कर रहे थे, याद आया आपको। ठीक है, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, उसकी काउंटिंग नहीं है। ठीक है, अभी जो आपने इतने क्वेश्चंस लिखे, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं इसमें ऐड करूं यहाँ पे, तो इसका भी आप आंसर दे सकते हैं इजिली। इन विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, in which mode of reproduction produced offsprings are dissimilar, क्या हो जाएगा आंसर, डिसिमिलर सुनते के साथ आपको आंसर आ गया, डिसिमिलर टू, हाँ, इट्स पेरेंट्स। तो सुनते के साथ आपको यहाँ पे आंसर समझ आ गया होगा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब वेरिएशन होता है, क्या होता है, वेरिएशन होता है, तो वेरिएशन करने वाले ही इवोल्यूशन भी करते हैं। इवोल्यूशन क्या है, अगर आपको इवोल्यूशन समझना है, ठीक है, तो इवोल्यूशन का साफ सीधा सा मतलब है, जैसे ह्यूमंस पहले चिंपैंजी के फॉर्म में थे, आज इवोल्यूशन करते करते वो कैसे फॉर्म में हो गए, आज इवोल्यूशन करते करते वो काफी हाईली मॉडिफाइड एडवांस्ड ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म हो गए। पता ही आपको, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इन द वर्ल्ड। एनिमल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमंस को,
एनिमल किंगडम में, मैमल्स के अंदर। हाँ, तो वेरिएशन से एक टॉपिक को रिलेटेड है। मैंने आपको क्या बोला, आपने डिफरेंस कई बार पढ़ा होगा, आज हम लोग इसको नए तरीके से देखते हैं। जब वेरिएशन होता जा रहा है, 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 तो वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। मैं नोट करके इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। तो यहाँ पे इवोल्यूशन होगा क्योंकि जनरेशन आफ्टर जनरेशन यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे इवोल्यूशन अकर्स। भाई असेक्सुअल में तो सवाल ही नहीं उठता। जो आर्की बैक्टीरिया अर्थ के इवोल्यूशन के बाद आर्की बैक्टीरिया के फॉर्म में इस धरती पे आए थे, वो आज भी आर्की बैक्टीरिया है, उनके अंदर कोई चेंज ही नहीं आया। तो यहाँ पे इवोल्यूशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इवोल्यूशन नेवर अकर्स। अब बच्चों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पेज पे लिखती हूँ, क्योंकि 10th तक आपकी क्लास तक बच्चों को ये आदत होती है ना कि उनको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो चीजें होती है वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आगे के चैप्टर्स में भी आपको काम आएगा। डिफाइन इवोल्यूशन। डिफाइन इवोल्यूशन पहले मैं आपको याद कराती हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, कोई भी चीज आपको मेरी क्लास में रटनी नहीं पड़ेगी, आपको समझ भी आएगा, आप उसको खुद से लिख भी सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, पहले जो ह्यूमंस हैं वो पहले कैसे थे, चिंपैंजी के फॉर्म में थे, अब कैसे हो गए, ह्यूमन के फॉर्म में। ठीक है, ये पुराने टाइम में थे, पास्ट टाइम में थे। आज क्या हो गया, एडवांस हो गए। कितने साल में हुआ ये, मिलियंस ईयर्स में। कितने साल लगे आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, बोलेंगे हमने तो नहीं देखा कि हमारे कोई पूर्वज थे चिंपैंजी। आप उनके पेरेंट्स से पूछिए, बोलेगा नहीं हमने तो नहीं देखा, हम तो जब से पैदा हुए हमने ह्यूमन के फॉर्म में ही देखा है। क्या मतलब है, इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो। कैसे हो रहा है ये, एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल मतलब होता है बारी बारी से। आप जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो उसको ग्रेजुअल बोलते हैं। आप क्लास 1 में गए, 2 में गए, 3 में गए। अब ऐसा तो नहीं 4th स्टैंडर्ड में बच्चा सीधा क्लास 10th में भेज दिया जाए, नहीं। तभी सिस्टमेटिक आपके एग्जाम्स भी होते हैं, उस तरीके से आपको वहां पे प्रमोट किया जाता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इसके डेफिनेशन क्या निकालते हैं, इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। क्या कर रहा है ये, विच लीड्स टू, आप क्या हो गए, पहले से एडवांस्ड हो गए, स्मार्ट हो गए, मॉडिफाई हो गए, है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, आपने जो अभी भी सीखा है उसी को लिख लेते हैं। आंसर में लिख लीजिए, इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज, इवोल्यूशन is defined as, is defined as a very slow and gradual process, very slow and gradual process, which leads to, which leads to advancement and modifications, which leads to advancement and modifications and modifications in living organisms, living organisms। ठीक है, तो डेफिनेशन को आपको इस तरीके से लिखना है। ये बहुत धीमा चलने वाला, काफी स्लो प्रोसेस है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अगर रातों रात हो जाए तो, जैसे आपने एनाकोंडा मूवीज की सीरीज वगैरह देखी होगी, तो एक सीरीज उसकी ऐसी थी जिसमें उसका जो टेल है बहुत फास्ट ग्रो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। तो वो आके जो लैब में वहां पे रिसर्च कर रहा था उसको क्या बोलता है, यू हैव डन अ रॉन्ग म्यूटेशन। तो म्यूटेशन यहाँ पे आता है, क्योंकि अभी हम अगले पॉइंट में डिफरेंस में यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर रातों रात डीएनए में कोई चेंज हो जाए, क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए, व्हाट इज म्यूटेशन। इसको रटने की आपको जरूरत नहीं है, चुपचाप बोलिए, सडन चेंज इन डीएनए। सडन मतलब अचानक, सडन मतलब अचानक।
तो अगर आपको कोई बोले व्हाट इज म्यूटेशन, तो म्यूटेशन को आपको एक साफ सीधे तरीके से उसको समझाना है सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल। सडन चेंज इन, अभी कोरोना वायरस आया भाई, उसके आपने बहुत सुना होगा, अभी बहुत ज्यादा सुना होगा, उसका नया वेरिएंट आया है, कोरोना वायरस ने म्यूटेशन कर दिया, उसका जो वेरिएंट था वो म्यूटेट कर गया, म्यूटेशन कर दिया, बहुत ज्यादा आपने सुना होगा। तो जो किताबों में लिखा रहता है, लेकिन कोरोना वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, डीएनए नहीं है उसका। तभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, कुछ भी हो सकता है, आरएनए में भी हो सकता है, सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज इन डीएनए और जेनेटिक मटेरियल, क्या कहते हैं हम लोग इसको, म्यूटेशन कहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये पेज आपने नोट कर लिया होगा, अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, मैं वापस उस पेज पे स्किप करूंगी जहां हम लोग डिफरेंस लिख रहे थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हालांकि स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में ये मैं आपको अपलोड कर दूंगी, वहां पे देखिए, ये देखिए, लेकिन उसके भरोसे बैठेंगे नहीं, अगर आप साथ के साथ लिखते हैं उसकी इंपॉर्टेंस कुछ अलग है, ये आपको एग्जाम के टाइम में पता चलेगा। देखिए, देन हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, इवोल्यूशन से कौन को रिलेट है। यहाँ पे इवोल्यूशन जब हमने लिखा, ये बेचारा बहुत स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस था, ठीक है। म्यूटेशन की बात आती है, असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कभी म्यूटेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कर रहा है, क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बारी आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात आती है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूटेशन अकर्स, यहाँ पे उसकी चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि हमें मतलब इतना ज्यादा, ये इवोल्यूशन है, म्यूटेशन है, सब आपके सिलेबस का है। आगे चैप्टर्स में जब आप करेंगे सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। आपके सेम इसी चैप्टर में एक पैरा भी आपको दिया गया है, जहां पे आपको सिखाया जा रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे आप क्या कर रहे हैं, वेरिएशन को ही एक्यूमुलेट करते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे म्यूटेशन अकर्स, यहाँ पे म्यूटेशन नेवर अकर्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो ऑलरेडी स्मार्ट हैं, आप जितने चाहे उतने एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने आपको कुछ ना दिखे, जितने आपको मैमल्स लिखने हैं यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ह्यूमंस, कॉकरोच, जहां जहां पे आपको मेल और फीमेल अलग अलग पढ़ाई करना पड़ रहा है, इसका मतलब उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यहाँ पे जब हम बात करें, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमीबा, अभी अभी देखा आपने, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, हाँ हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग, बडिंग करेगा वो, है ना, दूसरा उसको पार्टनर चाहिए, नहीं चाहिए। स्पाइरोगाइरा उससे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एग्जाम्पल बड़े पड़े हैं। चलिए, आप लोग बोल रहे हैं स्पाइरोगाइरा, बहुत है, कमी नहीं है, यहाँ पे स्पॉन्जेस है जैसे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्पाइरोगाइरा। कुछ हम लोग स्पेशल टर्म्स भी सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेशल असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल, आज की क्लास बिल्कुल, हाँ क्लियर है, आपको सबको क्लियर है। यस मैम। चलिए, वेरी गुड, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट मैम।